Hello friends, I hope you guys are doing well and welcome back to this particular session of current affairs. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जुलाई 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके जैसे हमने सभी वीडियोस में किया है. सो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी एंड इफ यू लाइक दीज सेशंस प्लीज डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दैम एज मच एज पॉसिबल because current affairs are important for low entrance exams as well as other competitive exams which you are preparing for. ठीक है, तो जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, बैंकिंग की, किसी भी डिफेंस की या कोई भी लो एंट्रेंस एग्जाम की, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यू कैन रेफर दीज करंट अफेयर्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. व्हाट इज द फर्स्ट न्यूज? इट इज अबाउट इजराइल. इसराइल ने रिसेंटली अटैक किया है यमन पर आफ्टर हौतीज ड्रोन अटैक. तो ये क्या, हौतीज क्या है? तो हौतीज एक रेबेलियन ग्रुप है, आप कह सकते हैं एक टेररिस्ट ग्रुप है. और रेबेलियन ग्रुप कहना सही वर्ड होगा. रेबेलियन ग्रुप है जो कि यमन में रहता है और इन्होंने ड्रोन अटैक किया है इसराइल के ऊपर. इनको फंडिंग करता है ईरान. और जब इन्होंने अटैक किया इसराइल के ऊपर, वो ड्रोन अटैक था और उसने इसराइल की जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, उसको क्रॉस करके वहां पर तेल अवीव फोर्ट के ऊपर अटैक किया है. तो इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, इसराइल के पास एक मिसाइल सिस्टम है जिसको कहते हैं आयरन डोम सिस्टम. तो यहाँ पर इसको ये क्रॉस कर चुका है और यहाँ पर तेल अवीव के ऊपर इन्होंने अटैक किया हौथीज ने, यमन में, यमन से. ठीक है, तो इसके बाद इसराइल ने वापस से उनके ऊपर अटैक किया. उन्होंने कहा कि हमने फर्स्ट अटैक नहीं किया था एंड देयरफॉर वी आर वी आर टेकिंग आवर रिवेंज. सो इसराइल ने वापस से ये हौतीज के ऊपर अटैक किया. और जो उन्होंने हौतीज के ऊपर अटैक किया वो 1800 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने अटैक किया और इस ऑपरेशन को एक नाम भी दिया, ऑपरेशन आउटस्ट्रेच आर्म. तो ये एक न्यूज़ थी. वी ऑल नो कि इसराइल में गाजा स्ट्रिप के ऊपर जो लड़ाई है वो चलती रहती है. जो भी हौतीज अटैक करते रहते हैं. दूसरा एक हिजबुल्ला ग्रुप हो जाएगा, रेबेलियन ग्रुप, ये लेबनान में एग्जिस्ट करता है, ये भी अटैक करता रहता है. तो ये सभी चीजें अभी इसराइल में देखने को मिल रही है. देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइलीज और वी कैन से जो ज्यूस हैं वहाँ पर एंड पैलेस्टीनियंस. तो दोनों के बीच वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है एंड देयरफॉर वॉर कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर्स यहाँ देखने को मिलती हैं. और इसीलिए अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ है हौतीज का, उसका रिवेंज लेने के लिए उसके डिफेंस में इसराइल ने इधर अपनी साइड से अटैक किया और इस ऑपरेशन को एक नाम दिया, ऑपरेशन आउटस्ट्रेच आर्म. यमन की अगर हम बात करें तो यमन की कैपिटल सना हो जाएगी और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सिटी है एडन. टेल अवीव पोर्ट इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर दिस इज एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे अटैक हुआ है. सो ये इसराइल में एग्जिस्ट करता है. टेल अवीव पोर्ट यहाँ पर अटैक हुआ है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं मैप में एक बार. So this is Israeli jets strike Houthi targets in Yemen after Tel Aviv attack, and Israeli fighter jets struck Houthi military targets near Yemen's होदियादा पोर्ट ऑन सैटरडे. ठीक है, तो यमन ने इसराइल के ऊपर अटैक किया तेल अवीव पोर्ट के ऊपर. और फिर जब इसराइल ने रिवेंज में अटैक किया है यमन हouthis के ऊपर, तो उन्होंने होदियादा पोर्ट के ऊपर अटैक किया है ऑन सैटरडे. और वहां पर 3 पीपल जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है एंड 87 आर वाउंडिंग. And a day after a drone launched by the Irani-backed group hit Israeli economic hub Tel Aviv, so therefore they took the revenge and they attacked the Yemen's Houdiada port. ठीक है, अब हम इसराइल की लोकेशन देख लेते हैं. यू कैन सी इसराइल हियर. यहाँ पे एक गाजा स्ट्रिप है जहाँ पे रेबेलियन ग्रुप्स रहते हैं. और इसराइल जो है वो बॉर्डर करता है एक साइड से मेडिटेरेनियन सी को. एक तरफ इसके हो जाएगा ऊपर लेबनान है इसके, एक तरफ ये जॉर्डन है. ठीक है, इजिप्ट है. इजिप्ट और ये इसराइल के बीच में, इजिप्ट और इसराइल के बीच में जो एग्जिस्ट करता है छोटा सा जो रीजन है, ये इसको सनाई पेनिनसुला कहते हैं. ठीक है, तो लेट मी मार्क दिस रीजन. जो ये रीजन है ये सनाई पेनिनसुला वाला रीजन है. ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर रेड सी है और इधर गल्फ ऑफ एडन है. इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट आती है जिसको नाम दिया गया है बाब एल मंडेब स्ट्रेट. दिस इज यमन, दिस इज जिबूती. तो रेड सी एंड गल्फ एडन दो वाटर बॉडीज को ये सेपरेट करती है. यमन और जिबूती इन दोनों लैंड एरिया लैंड लॉक्ड एरिया के बीच में ये स्ट्रेट लाई करती है. तो यहाँ पर हो जाएगी ये गाजा स्ट्रिप, इसराइल, जॉर्डन, सुएज कैनाल यहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी इधर
देखने को मिल रहा है। और रेड सी में अभी इंडिया ने आईएनएस विजाक को भेजा हुआ था, बिकॉज यहाँ पर हouthis जो है यमन में रहने वाला जो ये रेबेलियन ग्रुप है वो शिप्स के ऊपर अटैक करता है। एंड टू प्रिवेंट दैट यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज ने अपने शिप्स को डिप्लॉय किया हुआ था, और इंडिया ने यहाँ पर आईएनएस विजाक को डिप्लॉय किया हुआ था। हियर यू कैन सी द पर्शियन गल्फ, ये पूरा पर्शियन पैनिनसुला है, और यहाँ पर आप पर्शियन गल्फ देख पा रहे होंगे। इधर जो लाई करती है दिस इज द गल्फ ऑफ ओमान, और इन दोनों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोनों इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में। एंड दिस इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सॉरी नॉट अफ्रीका, दिस इज हॉर्स शू शेप्ड रीजन ऑफ, ये जो आपकी वी कैन से मुस्लिम कंट्रीज हैं वो यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। तो ये हॉर्स शू शेप्ड रीजन इसको कहा जाता है, दिस इज अ हॉर्स शू शेप्ड रीजन, ठीक है। अब ये पूरा जो ये ईरानियन पेनिनसुला इसको बोल देते हैं। एंड दिस यू कैन सी हियर कैस्पियन सी, जो कि सराउंडेड है बाय द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ। हियर यू कैन सी दिस इज गाजा स्ट्रिप इन इसराइल, जहाँ पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं। और यहाँ पर है जेरूसलम जो कि इसराइल की कैपिटल है, और यहाँ पर जो मॉस्क है वो भी देखने को मिलता है, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम्स। एंड जो आपका ये हो जाएगा ज्यूज के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्वेंट है, चर्च है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। दिस इज हियर वेस्ट बैंक, सो दीज आर द टू रीजन्स जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन इसराइल में रिसाइड करती है, दैट इज गाजा एंड वेस्ट बैंक। और हियर यू कैन सी द कंट्रीज विच सराउंड द विच आर बॉर्डर्स द इसराइल, दिस इज लेबनान, यहाँ पर हिजबुल्ला ग्रुप रहता है, इज सीरिया एंड जॉर्डन के साथ इनके टाइज अच्छे हैं आफ्टर द पीस ट्रीटी। और इधर है इजिप्ट, और इजिप्ट और इसराइल के बीच में लाई करता है सनाई पेनिनसुला, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसराइल की लोकेशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। BBVA, Colombia and IFC announced the financial sector's first biodiversity bond. So ये biodiversity bond किस लिए इशू किया जाता है? Biodiversity bond का मतलब है कि एक फंड अमाउंट दिया गया है, एक फंडिंग की गई है फॉर द preservation and for the conservation of biodiversity or the nature, ठीक है। तो $50 मिलियन का फंडिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी गई है, $50 मिलियन की फॉर दिस पर्टिकुलर बॉन्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किसने दी है ये फंडिंग? BBVA कोलंबिया ने दी है और IFC ने दी है, इन दोनों ने मिलकर ये फंडिंग दी है और ये बॉन्ड इशू किया है। BBVA एक कोलंबिया की एक प्राइवेट कंपनी है, और IFC की अगर हम बात करें तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, और ये वर्ल्ड बैंक के अंडर आती है, और इसको 1956 में बनाया गया था, ये फंडिंग करती है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है IFC, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, वर्ल्ड बैंक के अंडर में काम करती है, 1956 में बनी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा BBVA कोलंबिया और IFC के बारे में। अब कुछ अदर इम्पोर्टेंट बॉन्ड्स जो आप याद रख सकते हो एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स आर ब्लू बॉन्ड, जो कि ओशियंस के लिए इशू किया गया था बाय द कोलंबिया। राइनो बॉन्ड ये इशू किया गया था बाय WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद गोल्डन वीजा ये इशू किया था UAE ने। उसके बाद ग्रीन वीजा ये भी UAE ने इशू किया था, बट फॉर द एनवायरमेंट एक्टिविस्ट। रिसेंटली आपको मैंने न्यूज़ पढ़ाई थी कल कि 35 कंट्रीज के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है बेलारूस ने। और शेंजन वीज़ा रिसेंटली फ्रांस ने इशू किया था, और वी कैन से इसको जो भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं वो शेंजन वीज़ा का यूज़ करके फ्रांस में आ सकती हैं, और दैट इज़ बिकॉज फ्रांस में पेरिस ओलंपिक्स कंडक्ट किए जाने हैं, एंड टू प्रमोट द टूरिज्म ओवर देयर फ्रांस ने ये वीज़ा जो है उसको इशू किया, ठीक है, और वी कैन से लॉन्च किया। तो ये हो जाएगा डिफरेंट बॉन्ड्स एंड डिफरेंट वीजा के बारे में। और जो आपको याद रखना है दैट इज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड, पहला ऐसा बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड है जो इशू किया गया है, किसने किया है? BBVA कोलंबिया और IFC ने किया है। दूसरा, आप इसराइल के बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसराइल की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसकी लोकेशन से बनते हैं, और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं। देयर वाज अ वन क्वेश्चन कि जॉर्डन जो इसराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उसमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, सो दैट इज जॉर्डन, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट PM मोदी, और PM मोदी ने दिया है $1 मिलियन $1 मिलियन का ग्रांट टू द यूनेस्को इन 46th एनुअल मीट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो ये न्यूज हम काफी लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो मीटिंग होनी है 2024 की, वो 46th एडिशन है, और ये
कंडक्ट किया जा रहा है, होस्ट किया गया है भारत मंडपम दिल्ली में। ठीक है, और यहाँ पर पीएम मोदी ने अनाउंस किया है $1 मिलियन का ग्रांट, सो दैट वो वर्ल्ड की जो भी हेरिटेज साइट्स है उसको कंजर्व कर सके, उसको प्रिजर्व कर सके। जो भी साइट्स है जो कल्चरल एंड जो पॉलिटिकल जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस रखती है उसको प्रिजर्व करने का काम, उसको कंजर्व करके रखने का काम यूनेस्को करता है। तो इसीलिए पीएम मोदी जी ने यहाँ पे 1 मिलियन का ग्रांट किया है। उसके बाद आप याद रख सकते हो कि लास्ट ईयर जो इसकी मीट हुई थी, 45th मीट थी, वो सऊदी अरब में होस्ट हुई थी, जबकि जो 46th एनुअल मीट है ये इंडिया में भारत मंडपम में होस्ट की जा रही है। और यहाँ पर पीएम मोदी जी ने अंकोर वाट टेम्पल की बात की जो कि कंबोडिया में है, छम टेम्पल की बात की जो कि वियतनाम में है, और बगान स्तूपा की बात की जो कि म्यांमार में है। तो ये कुछ चीजें हो जाएंगी जो मोदी जी ने डिस्कस की है, और यहाँ पर 1 मिलियन का ग्रांट यूनेस्को को किया है। यूनेस्को की अगर हम बात करें तो इसको 1945 में लंदन में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में हो जाएगा और 1946 से ये फंक्शनल होता है। देन इसकी जो हेड है वो ऑड्रे अज़ाउले हैं, और वी ऑल नो कि यूनेस्को का काम है वर्ल्ड की जो भी होती है उसको प्रिजर्व करना, उसको कंजर्व करना। ठीक है, तो इंडिया से अगर हम बात करें तो इंडिया से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड की गई थी इन द ईयर 1983, दे वर अजंता केव्स इन महाराष्ट्र, एल्लोरा केव्स ऑफ महाराष्ट्र, आगरा फोर्ट ऑफ आगरा, ताजमहल ऑफ आगरा, सन कोणार्क सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा, महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स ये तमिलनाडु में है, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में आते हैं। बाकी काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, क्योलादियो घाना बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान, उसके अलावा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम, एंड चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा इन गोवा। ठीक है, तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स which were added in यूनेस्को लिस्ट। बाकी करंटली इंडिया से बात करें तो 42 यूनेस्को में साइट्स 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम आर देयर फ्रॉम इंडिया, 42 हैं। और उसमें 42 में से 42 है आपकी टेंजिबल, 15 है आपकी इंटेंजिबल। 42 में 41st एंड 42nd जो रिसेंटली ऐड हुई थी देवर शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल, और दूसरी थी आपकी होयसाला टेम्पल्स। ठीक है, और इंटेंजिबल साइट्स में जो रिसेंटली ऐड हुआ था दैट वाज गरबा। आई एम वेरी सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिंग। सो गरबा, तो गरबा ऐड हुआ था फिफ्थ एज अ 15th इंटेंजिबल साइट इन यूनेस्को। तो ये हो जाएगा, और आप याद रख सकते हो इटली में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पाई जाती हैं, टोटल 59। सेकंड हाईएस्ट पाई जाती है चाइना में 57। और इसके अलावा आप यूनेस्को के बारे में जो भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं उसको नोट डाउन कीजिए, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, दैट इज अबाउट ओके इट इज अबाउट कैप्टन सुप्रीता जो कि मैसूरू कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, एंड शी बिकेम फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। तो अभी रिसेंटली इससे पहले भी एक न्यूज आई थी कि शिवा चौहान जो है ये फर्स्ट वीमेन ऑफिसर बनी है टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। सो नाउ कैप्टन सुप्रीता कैसे बन सकती है? दैट इज बिकॉज जो कैप्टन सुप्रीता है ये आर्मी, इन्होंने ज्वाइन किया था आर्मी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को 2021 में। उसके बाद ये आईएएफ में इनको ज्वाइनिंग मिल गई। तो ऐसी आर्मी एंड आईएएफ बटालियन की पहली वुमेन है जो कि सियाचिन ग्लेशियर पर डिप्लॉय की गई है, ये हो जाएंगी कैप्टन सुप्रीता। बल्कि जबकि जो शिवा चौहान थी वो इंडियन आर्मी से बिलोंग करती थी, एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडियन आर्मी टू डिप्लॉयड इन सियाचिन ग्लेशियर। सो देयर इज अ डिफरेंस कि आर्मी और आईएएफ बटालियन से पूछी जाए आप सुप्रीता कैप्टन सुप्रीता मार्क करोगे, एंड इंडियन आर्मी से पूछी जाएगी तो आप शिवा चौहान मार्क करोगे। सो यू कैन सी हियर दैट कैप्टन सुप्रीता सिटी who hails from Mysuru in Karnataka has become the first women officer from the Corps of Army Air Defense to be operationally deployed at Siachen Glacier। ठीक है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर में इनको डिप्लॉय किया जा चुका है। ये कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस से की ऑफिसर है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है ये कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस से, जिनको डिप्लॉय किया गया है एट सियाचिन ग्लेशियर। अब हम चलते हैं सियाचिन ग्लेशियर की तरफ, कहाँ इसकी लोकेशन है और ये इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सो यू कैन सी हियर दैट दिस इज चाइना, दिस इज इंडिया, एंड दिस इज लेह इन लद्दाख, एंड दिस इज गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। सो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर
और इधर ये चाइना का अक्साई चीन रीजन है। इन दोनों के बीच में एनजे पॉइंट एंड 9842 लाई करता है, जहाँ पर आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, इन सब और इसके जस्ट ऊपर है शक्शगाम वैली। ठीक है, शक्शगाम वैली जो है वो पाकिस्तान ने एरिया दिस एरिया वाज सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना एंड दिस इज क्लेम्ड बाय इंडिया कि ये हमारा रीजन है, बट ये जो पाकिस्तान ने यूके के अंडर ये पाकिस्तान के पास आता है और इन्होंने ये ग्रांट में दिया है चाइना को। लेकिन सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ये पीओके और अक्साई चीन वाले रीजन के बीच में लाई करता है एनजे पॉइंट 9842 पर। और ये इस पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। ठीक है, हाईएस्ट बैटलफील्ड है ये पूरे वर्ल्ड का। और यहाँ पर काराकोरम रेंज ऑफ हिमालयाज लाई करती है। वी ऑल नो सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है, ट्रांस हिमालयाज है, उसके बाद काराकोरम रेंज आती है। तो काराकोरम रेंज ऑफ हिमालयाज यहाँ पर लाई करती है। देन ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पर लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने इन द ईयर 1984, सो दैट इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाई ना करे। ठीक है, तो पाकिस्तानी फोर्सेस को यहाँ से भगाने के लिए एक तरीके से इन्होंने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, 1984 में लॉन्च किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दूसरा शख्स जो ये है सॉरी सियाचिन ग्लेशियर, ये हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। एंड यहाँ पर एक रिवर भी फ्लो करती है, दैट इज नुब्रा रिवर। ठीक है, नुब्रा रिवर यहाँ से फ्लो करती है। उसके बाद इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये नॉन पोलर रीजन का, नॉट पोलर रीजन, नॉन पोलर रीजन का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। अब ये सेकंड लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट कहाँ पर है? तो लार्जेस्ट है आपका फेडचेनको ग्लेशियर इन ताजिकिस्तान। दीज टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है नॉन पोलर रीजन का। बट लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ नॉन पोलर रीजन आपसे पूछा जाता है। पोलर रीजन में तो वी ऑल नो कि अंटार्कटिका हो जाएगा, लेकिन नॉन पोलर रीजन में लार्जेस्ट है फेडचेनको ग्लेशियर इन ताजिकिस्तान एंड सेकेंड लार्जेस्ट है सियाचिन ग्लेशियर इन इंडिया। तो ये हो जाएगी सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो ये दोनों पहले यूटी हुआ कर सॉरी पहले ये जो है इनको स्टेटहुड का दर्जा मिला। ठीक है, और लद्दाख जो है उसको यूटी बना दिया गया। कब बनाया गया है? ये 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है आपके लिए। लद्दाख को यूटी बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को और जम्मू कश्मीर को दो अलग यूनियन टेरिटरीज ये बन गई। और इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लद्दाख। लद्दाख में खेलो इंडिया कंडक्ट कराए गए थे। व्हेन वाज द खेलो इंडिया फर्स्ट जास्कर विंटर स्पोर्ट्स इन लद्दाख इनॉग्रेटेड? तो वो इनॉग्रेट हुए थे 2021 में। उसके बाद अगर लार्जेस्ट यूटी बाय एरिया पूछा जाए तो वो जम्मू कश्मीर हो जाएगी। और अब फर्स्ट लार्जेस्ट अगर हम पूछते हैं दैट इज जम्मू कश्मीर। ये सेकंड लार्जेस्ट है, जम्मू कश्मीर सेकंड लार्जेस्ट है और सबसे जो लार्जेस्ट है वो लद्दाख है। ठीक है, उसके बाद ओनली नेशनल पार्क इन लद्दाख तो हेमीज नेशनल पार्क है लद्दाख में। उसके बाद विच लेक इन लद्दाख शेयर्स बॉर्डर विद चाइना? तो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है पेंगोंग जो लेक। ये थ्री इडियट्स मूवी में भी दिखाया गया है। तो लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर करता है लद्दाख में पेंगोंग जो लेक लाई करता है विच शेयर्स बॉर्डर विद चाइना। उसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं द रेंज विच सराउंड्स द लद्दाख इन साउथ, तो जस्कर रेंज हो जाएगी। ऊपर काराकोरम रेंज है और इसके साउथ में जस्कर रेंज हो जाएगी। देन करगिल विजय दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो 26 जुलाई को हम करगिल विजय दिवस मनाते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पास इन लद्दाख इज मोटरेबल पास, दैट इज उमलिंगा पास। ये न्यूज में भी था, तो आप इसको प्लीज ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है ये काफी। देन विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन लद्दाख? तो लद्दाख का हाईएस्ट माउंटेन हो जाएगा स्तोक कांगरी। ये है लद्दाख का हाईएस्ट माउंटेन। एंड विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ लद्दाख का यूटी? तो लद्दाख को या कोई भी यूटी है उसके लिए आर्टिकल नंबर 240 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यूटीज के लिए आर्टिकल 240 हो जाएगा। लद्दाख को यूटी और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो सेपरेट यूटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 31 अक्टूबर 2019 को बनाई गई थी। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो लद्दाख है सॉरी जो जम्मू कश्मीर है वहां पर जो सेंटर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो पावर्स होती हैं वो उनकी जो पावर्स हैं उनको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। और ये न्यूज़ मैंने अभी आपको रिसेंटली कवर भी कराई थी। सो प्लीज डू रिमेम्बर द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर देयर। ही इज
योर मनोज सिन्हा। ठीक है, तो मनोज सिन्हा हो जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर इन जम्मू एंड कश्मीर। And do remember these points about Ladakh. These are very important points. Now let's move to the next news. तो नेक्स्ट न्यूज क्या है? न्यू प्लांट स्पीसीज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश सेंचुरी। तो अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर एक न्यू स्पीसीज ऑफ न्यू प्लांट की स्पीसीज डिस्कवर की गई है और इसको डिस्कवर किया है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है आपके साथ और ये पहले भी बताया है कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 में बना था और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक न्यू प्लांट की स्पीसीज डिस्कवर की है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो बर्ड प्लांट स्पीसीज डिस्कवर की गई है उसका नाम एक साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया है, दैट इज डॉक्टर सुधांशु शेखर दास। इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है सुधा सुसेखरी। सुधा सुसेखरी ये इसका नाम रखा गया है ऑन द नेम ऑफ डॉक्टर सुधांशु। ये जो स्पीसी है ये सिर्फ और सिर्फ हिमालयन रीजन में देखने को मिलती है एंड दैट इज ओनली इन इंडिया। और इसको लास्ट टाइम 2015 में नोटिस किया गया था, उसके बाद ये अब देखने को मिली है। तो ये हो जाएगा अबाउट ऑल द फैक्ट्स अबाउट द न्यू प्लांट स्पीसीज जो डिस्कवर हुई है अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा आप याद रखें कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर हो जाएगी। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पाम और पंचिम रिवर के ऊपर लोकेटेड है। पाम और पंचिम रिवर यहाँ से फ्लो करती हैं। सो प्लीज डू रिमेंबर द नेम ऑफ both the rivers because they are important and this is a different question which can be asked in your exam. दूसरा यहाँ पर म्यूजिक फ्रॉग भी पाया गया था कुछ टाइम पहले। म्यूजिक फ्रॉग का मतलब है उसकी जो फ्रॉग है उसकी जो वॉइस है वो काफी सुरीली है, इसलिए उसको नाम दिया गया म्यूजिक फ्रॉग। थर्ड आप याद रखें अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर हो जाएगी। इसको फॉर्म किया जाता है एज अ यूटी 1972 में और देन इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया मिलता है 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को इसको स्टेटहुड का टाइटल दिया जाता है, सॉरी स्टेट बनाया जाता है इसको। एंड देन यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर लोग बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन या लैंड ऑफ सनराइज कहा जाता है। उसके बाद वेजिटेशन यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, काफी हरियाली यहाँ देखने को मिलती है और ऑर्चिड फ्लावर्स यहाँ देखने को मिलते हैं। दूसरा मेजर रिवर यहाँ पर हो जाएगी ब्रह्मपुत्र जिसकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि सियांग रिवर। एंड देन यहाँ पर एक आर्ट फॉर्म जो यहाँ की फेमस है, अरुणाचल प्रदेश की एक आर्ट फॉर्म है जो काफी फेमस है, दैट इज आजी लामू आर्ट फॉर्म। एक आर्ट फॉर्म है जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। और अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पक्के टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। तो ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व्स का नेम याद रखिएगा। और दूसरा आपको याद रखना है द न्यू प्लांट स्पीसीज जो डिस्कवर की गई है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। शिक्षा सप्ताह 2024 ये सेलिब्रेट किया गया है टू सेलिब्रेट द शिक्षा सप्ताह क्यों मनाया जा रहा है, क्यों ऑब्जर्व किया जा रहा है? टू सेलिब्रेट द 4 years ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लॉन्च की गई थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसके 4 years कंप्लीट हो चुके हैं एंड देयरफॉर हम लोग शिक्षा सप्ताह 2024 मना रहे हैं। एनईपी सबसे पहले 1968 में आई थी। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहली बार 1968 में आती है, उसके बाद वो 1986 में आई, कुछ अमेंडमेंट्स होने के बाद वापस से एनईपी 1986 में आती है एंड देन अभी रिसेंटली एनईपी 2020 में आई। और इसी के लिए हमें एक कमिटी का नाम याद रखना है, दैट इज कस्तूरी रंजन कमिटी विच वाज इन न्यूज। तो कस्तूरी रंजन कमेटी का नेम आ जाता है एनईपी 2020 के लिए। और एनईपी 2020 के अंडर क्या किया गया है? 5+3+3+4 का सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। दूसरा एनईपी दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्री प्राइमरी टू 10+2 सभी स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होती है। तो 12 स्टूडेंट्स एंड या फिर प्री प्राइमरी स्टूडेंट सभी के ऊपर ही अप्लाई होती है। उसके बाद यहाँ पर फोकस किसको किया गया है? तो मदर टंग को यहाँ पर फोकस किया गया है अंडर आर्टिकल 350 ए। आर्टिकल 350 ए कहता है कि हमें अपनी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना है एंड देयरफॉर मदर लैंग्वेजेस जो हैं पर्टिकुलर स्टेट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की
उसके ऊपर यहाँ फोकस किया गया है कि जो छोटा बच्चा है उसको मदर लैंग्वेज में चीजें सिखाई जाएं। दूसरा, एनईपी के अंडर हमारा टारगेट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज को इंडिया में बनाना, और गुजरात जो कि गिफ्ट सिटी भी कहलाती है, गुजरात के अंदर आपकी जो ये गांधीनगर है ये गिफ्ट सिटी भी कहलाती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वी आर सेलिब्रेटिंग शिक्षा सप्ताह, तो 4 years ऑफ एनईपी 2020, 22 जुलाई से 28 जुलाई तक ये सप्ताह सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो प्लीज डू रिमेम्बर अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और कब कब आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो 1968 में आई है, देन 1986 में आई है, एंड देन 2020 में रिसेंटली ये आई थी। उसके बाद हमने देखा था थोड़े दिन पहले कि पीएम श्री योजना के अंडर में जो भी स्टेट्स इसको अप्रूव नहीं करना चाहती थी उनको फंडिंग रोक दी गई है। ठीक है, उनके पास जो फंडिंग जाती थी फॉर द स्कूल्स डेवलपमेंट, स्टेट स्कूल्स डेवलपमेंट, उसको रोक दिया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दोज स्टेट्स आर पंजाब, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। और पीएम श्री योजना के अंडर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो 14,500 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उसको डेवलप करना है। ये वहाँ पर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये पीएम श्री योजना का टारगेट है, और इसको लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2022 को। और इसको नहीं पंजाब, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल ने अप्रूव नहीं किया पीएम श्री योजना को, एंड देयरफॉर यहाँ पर फंडिंग स्टॉप कर दी गई है, विच इज द फंडिंग फॉर स्टेट स्कूल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आप याद रख सकते हो नेशनल एजुकेशन डे, जो हम सेलिब्रेट करते हैं 11 नवंबर को। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज दिस इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये मौलाना अबुल कलाम इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी 11 नवंबर को होती है, एंड दैट्स वाई हम नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा, राइट टू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको इंसर्ट किया गया था आफ्टर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐड किया जाना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करना होता है, और 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद आर्टिकल 21A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, और राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, एक मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, राइट टू एजुकेशन का रेफरेंस आपको डीपीएसपी में भी, डीपीएसपी जो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां पर भी इसका मेंशन मिल जाता है, लेकिन पहले ये सिर्फ डीपीएसपी होता था, आज के टाइम पर ये एक फंडामेंटल राइट है। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में हुआ था, तब जो गवर्नमेंट है उन्होंने एजुकेशन, जो कि पहले कहाँ हुआ करता था, स्टेट लिस्ट में होता था, उसको शिफ्ट करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। तो 7th शेड्यूल जो है हमारा वो 3 लिस्ट की बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स मेंशन है जो जिसके ऊपर यूनियन लॉ बनाएगा। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट आते हैं जिसके ऊपर स्टेट लॉ बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसके ऊपर दोनों लॉज बना सकते हैं। तो एजुकेशन जो कि पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करती थी उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाएंगे जो आपको याद रखने हैं। प्लीज डू रिमेम्बर अबाउट पीएम श्री योजना, नेशनल एजुकेशन डे, राइट टू एजुकेशन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एंड एनईपी 1968 में आई, देन 86 में आई, देन 2020 में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इट इज अबाउट इसरो। तो इसरो ने अभी क्या किया है, इसरो ने अभी टेस्ट किया है एयर ब्रीदिंग प्रोपल्जन सिस्टम को। ठीक है, तो ये टेस्ट कहाँ से किया गया है, सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से ये एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट कंडक्ट की गई, और यहाँ पर जो ट्रायल किया गया वो 70 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक गया। यहाँ पर रॉकेट यूज किया गया है, एक हाई साउंडिंग रॉकेट है RM-560। इसको यहाँ पर यूज करते हुए एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम को टेस्ट किया गया है। अब इसरो ने इसको टेस्ट क्यों किया है, ठीक है, रीजन क्या है टेस्ट करने का। So this test achieved satisfactory performance of the sounding rocket and successfully ignited the air-breathing propulsion system, providing valuable data for future developments in the cutting-edge technology. So we all know कि future development के लिए हमने ये जो ब्रीदिंग प्रोपल्शन, एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम है, इसको टेस्ट किया है विद द हेल्प ऑफ RM-560 रॉकेट। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें पोटेंशियल है दैट इट कैन रिवॉल्यूशनाइज द स्पेस ट्रेवल by allowing the vehicles to use atmospheric oxygen as an oxidizer. तो under the system what we guys will do, जो ऑक्सीजन हमें अलग से
देनी पड़ती है। फ्यूल को चलाने के लिए उसका कंबस्शन होना ज़रूरी है, एंड दैट उसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग द ऑक्सीजन सिलेंडर्स, यहाँ पर एम क्या है कि जो हमारे आगे फ्यूचर में आने वाले स्पेस व्हीकल्स होंगे वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करें एज एन ऑक्सीडाइजर, बजाय हम उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स फिट करें। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करने के लिए ये टेक्नोलॉजी जो है इसको टेस्ट किया गया है, एंड दिस विल रिड्यूस द ओवरऑल वेट ऑफ प्रोपल्जन सिस्टम, क्योंकि जो पेलोड कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। हम उसके अंदर लोड ज़्यादा कर पाएंगे क्योंकि उसका जो ओवरऑल प्रोपल्जन वेट जो वेट होगा प्रोपल्जन सिस्टम का वो कम हो जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगेंगे उसके अंदर, हमने इस तरह का सिस्टम फिट कर दिया है कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करके अपने फ्यूल को इग्नाइट कर रहा है, उसको कंबस्टन कर रहा है। तो फिर उसका जब प्रोपल्शन सिस्टम का वेट कम हो जाएगा तो हम पेलोड कैपेसिटी बढ़ा पाएंगे। सो दिस दैट्स व्हाई जो इसरो है उसने एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम को टेस्ट किया है, और ये एक काफी अच्छी अचीवमेंट है फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट्स। ठीक है, दूसरा इसरो ने अभी एक अंडर वाटर मैप भी तैयार किया है राम सेतु का। राम सेतु आपका इंडिया से श्रीलंका तक जाता है, रामेश्वरम पैम्बन आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है, वहां से स्टार्ट होता है और श्रीलंका में जाफना तक ये जाता है। तो राम सेतु की लोकेशन हो जाएगी पार्क स्ट्रेट यहाँ पर लाई करती है। मैंने आपको कल मैप में इसकी लोकेशन भी दिखाई थी, सो प्लीज डू रिमेम्बर अबाउट इट। एंड दूसरा इसरो ने किसको टेस्ट किया है, एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम को। देन हम बात करते हैं कुछ अदर फैक्ट्स। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट इंडिया की पहली सैटेलाइट थी जो हमने लॉन्च की थी, और ये हमने रोहिणी रॉकेट से लॉन्च की थी इन द ईयर 1975। उसके बाद रोहिणी सैटेलाइट सीरीज आई 1980 में, तो ये एक सैटेलाइट सीरीज थी जो कि 1980 में आई थी। उसके बाद एस्ट्रोसैट को हमने लॉन्च किया था 2015 में। उसके बाद हमने चंद्रयान 1 लॉन्च किया 2008 में। देन चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था 2019 में, और चंद्रयान 3 हमने रिसेंटली लॉन्च किया था 2023 में। 2023 में ही हमने सितंबर में आदित्य L1 को भेजा था टू स्टडी सन्स कोरोना फ्रॉम लेग्रेंज पॉइंट 1। ऐसा क्यों? बिकॉज लेग्रेंज पॉइंट 1 के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों साइड से स्पेस सन से एंड अर्थ से जो भी जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो जीरो होता है, इसलिए हमने इस मिशन को लेग्रेंज पॉइंट 1 के ऊपर प्लेस किया है। दूसरा, इंडिया के पास अभी राम जेट इंजन और स्क्रैम जेट इंजन आ चुके हैं, और इंडिया ऐसा करने वाला फोर्थ नेशन बन चुका है। ठीक है, तो ऐसा इंडिया फोर्थ नेशन है जिसके पास राम जेट और स्क्रैम जेट इंजन आ गया है। सो ये भी एक न्यूज़ थी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ। अब इसरो के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इसरो आपका इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको 15 अगस्त 1969 को बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाएगा। इसके हेड है एस सोमनाथ जी। अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 को काफी सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। मैंने कल न्यूज में आपको पढ़ाया था कि वर्ल्ड स्पेस अवार्ड जो इसरो है, इसरो का मिशन था चंद्रयान 3, उसको वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया जाएगा इन द वर्ल्ड स्पेस मीटिंग जो कि मिलान इटली में कंडक्ट की जानी है, होस्ट की जानी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी इसरो के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इट इज अबाउट अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा जो है इनको ओलंपिक ऑर्डर दिया जाएगा बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो अभिनव बिंद्रा जो है ये शूटिंग प्लेयर हुआ करते, शूटिंग प्लेयर रह चुके हैं, और ये टीम इंडिया के लिए, ठीक है, इंडिया के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड लेकर आए थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में, और तभी से इनका नाम काफी फेमस है, और इनको अब ओलंपिक अवार्ड से नवाजा जाएगा बाय इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी। और ये कहाँ पर होगा? इन द 142nd एनुअल सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो जैसे सभी ऑर्गेनाइजेशन की एक एनुअल सेरेमनी होती है, आईओसी की भी होगी, 142nd नंबर की होगी, और ये पेरिस फ्रांस में होस्ट की जाएगी, जहाँ पर अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक अवार्ड से ऑनर किया जाएगा। तो ये हो जाएगा अभिनव बिंद्रा के बारे में। दूसरा आप याद रख सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इसको 23 जून 1994 को बनाया गया था, इसलिए हम 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 1894 इसका ईयर था। हेडक्वार्टर इसका लॉजियन स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, और करेंटली इसके हेड हो जाएंगे थॉमस बैश। ठीक है, ओलंपिक्स की शुरुआत किसने की थी? तो पियरे डी कुबर्टिन ने ओलंपिक्स की शुरुआत की थी, और पहली बार ओलंपिक्स होस्ट किए गए थे 1856 में इन एथेंस, ग्रीस।
और तब उसके बाद फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी 1894 में। 23 जून को इसको लोजीन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। इसके थॉमस बैश इसके हेड हो जाएंगे। इंडिया के अंदर भी एक ओलंपिक कमेटी एग्जिस्ट करती है, दैट इज इंडियन ओलंपिक कमेटी, जिसकी प्रेसिडेंट है पीटी उषा। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आईओसी। अब हम कुछ अदर फैक्ट्स देखते हैं। पेरिस ओलंपिक्स स्टार्ट हो चुके हैं, 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। 33rd एडिशन इस बार ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स का होस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर ब्रेक डांस को भी ऐड किया गया है। हम ये देख चुके हैं कि टीम इंडिया को यहाँ पर लीड करने वाले हैं नीरज चोपड़ा। यहाँ पर इंडिया की साइड से टॉर्च बियरर रहने वाले हैं अभिनव बित्रा। और फ्लैग बियरर यहाँ पर रहने वाले हैं शरद कमल, जो कि टेनिस प्लेयर हैं, और पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं। और बैंकिंग स्पॉन्सर यहाँ पर किया जाएगा बाय यस बैंक। ठीक है, तो यस बैंक यहाँ पे स्पॉन्सरशिप ले रहा है पेरिस ओलंपिक्स की। 33rd एडिशन है ओलंपिक्स का। नेक्स्ट टाइम जो 2028 में होएगा वो 34th एडिशन होगा, और वो लॉस एंजल्स में होस्ट किया जाएगा, और क्रिकेट को भी वहां पर शामिल किया जाएगा। देन 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक्स होस्ट कराए जाएंगे। तो ये हो जाएगा अबाउट अभिनव बिंद्रा एंड आईओसी। दूसरा आप याद रख सकते हो, जो हमारा बजट है, यूनियन बजट, वो रिलीज कर दिया जा चुका है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। एंड दिस इज द 7th टाइम कि वो अपना जो बजट है उसको रिलीज कर रही है। और यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए कितना एलोकेशन हुआ है, तो 3442.32 रुपीज करोड़ रुपीज का यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए एलोकेशन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये हो जाएगा अबाउट स्पोर्ट्स। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। इट इज अबाउट इंडियाज कुश मैनी wins his first ever Formula 2 sprint race at Hungarian Grand Prix। तो हंगरी में क्या हो रहा था, हंगरी में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स होस्ट कंडक्ट कराया गया। और यहाँ पर फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस जो थी, वहां पर इंडिया की साइड से कुश मैनी जी ने उसको जीत लिया है। और यही है बस इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़। बाकी आप मोटो जीपी के बारे में याद रखिए। मोटो जीपी इंडिया में होस्ट कराया जाएगा बुद्ध सर्किट नोएडा में, और इसके लिए शिखर धवन को एम्बेसडर भी अपॉइंट किया गया है। दूसरा आप याद रख सकते हैं, सिमिलरली मैं ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड एक वन लाइनर्स पहले आपको बता देती हूँ। ऑस्कर पिएस्ट्री ने F1 टाइटल यहाँ पर जीता है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के अंडर, और ये एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में अगर F1 टाइटल पूछा जाए तो वो ऑस्कर पिएस्ट्री ने जीता है, जबकि F2 और फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस को हाँ किसने जीता है, इंडिया की साइड से इंडियन प्लेयर कुश मैनी ने जीता है। ठीक है, उसके बाद आप याद रख सकते हैं पीआर श्रीजेश के बारे में। ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के बाद ये अपना रिटायरमेंट ले लेंगे, और ये गोल्फ जो हॉकी है, हॉकी टीम टीम इंडिया की जो इंडियन मेंस हॉकी टीम जो है वहां पर उसमें गोल कीपर है। और रियो ओलंपिक्स 2016 में जब होस्ट हुए थे तब ये इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन हुआ करते थे। दैन जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हुए वहां भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और वहां पर इंडिया की मेंस हॉकी टीम ब्रॉन्ज जीत कर आई थी। और इनको एम्बेसडर भी अपॉइंट किया है रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने। और साथ ही साथ इनको अवार्ड सम्मानित किया जा चुका है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2021 से, पद्मश्री अवार्ड 2017 से, एंड गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021 एंड 22 से। तो ये हो जाएगा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पीआर श्रीजेश। प्लीज डू रिमेंबर कि ये अपना रिटायरमेंट ले लेंगे आफ्टर द पेरिस ओलंपिक्स। ये इंडियन मेंस हॉकी टीम के प्लेयर हैं, और अभी ये पेरिस ओलंपिक्स 33rd एडिशन होने के बाद अपना रिटायरमेंट ले लेंगे। ये गोलकीपर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो इंडिया की मेंस फुटबॉल टीम है। अभी हमने देखी मेंस हॉकी टीम, अब देख रहे हैं हम इंडिया की मेंस फुटबॉल टीम। उसके लिए इंडिया के हेड कोच बनाए गए हैं मैनोलो मार्कीज। तो मैनोलो मार्कीज को हेड कोच बनाया गया है इंडिया की मेंस फुटबॉल टीम का। और ये इनका अपॉइंटमेंट किसने किया है, इनका अपॉइंटमेंट किया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1937 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसके हेड हो जाएंगे कल्याण चौबे जी। और इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के कोच का, दैट इज मनोलो मार्कीज। इसके साथ आप याद रख सकते हैं फीफा की रैंकिंग। मैंने अभी आपको ये पढ़ाई थी कि फीफा ने अभी रैंकिंग रिलीज की है फुटबॉल टीम्स की, और अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम
को फर्स्ट रैंकिंग दी गई है, जबकि इंडिया की फुटबॉल टीम को 124th रैंकिंग दी गई है। और इंडिया की साइड से अगर हम विमेंस फुटबॉल टीम की बात करें तो उनको 67 रैंकिंग मिली है, जबकि फर्स्ट नंबर पर स्पेन है। तो ये हो जाएगा अबाउट फीफाज रैंकिंग। फीफा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट कराता है। 2022 में लास्ट फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया गया था दोहा कतर के अंडर, जहाँ पे अर्जेंटीना ने जिस उसको जीता था। मेसी यहाँ से कैप्टन थे। और 2026 में ये होस्ट कराया जाएगा यूएसए, मेक्सिको एंड कनाडा में। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप जो है, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में होस्ट कराया जाएगा यूएसए, मेक्सिको एंड कनाडा के अंदर। अब हम अनादर वन लाइनर देख लेते हैं। दिस इज यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनॉग्रेट्स नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर इन कोलकाता। सो जस्ट रिमेंबर कि जो जी किशन रेड्डी हैं, इन्होंने नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर ओपन किया है कोलकाता के अंदर। तो ये हो जाएगा सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड वन लाइनर्स यहाँ पर फिनिश हो जाती हैं। और मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो आपके साथ डिस्कस की है वीडियो के अंदर। और आई होप कि आपको ये वीडियो सेशंस पसंद आ रही होंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दीज सेशंस, प्लीज़ डू प्रेस द लाइक button and share them as much as possible, and connect more friends to this particular channel and subscribe this also. आई वांट टू से कि आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं और स्टैटिक जीके को साथ साथ पढ़ते रहें along with the current affairs, and let's meet in the next session. Till then, thank you so much. Bye bye guys.